नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से अभिनंदन। हमने कल रासायनिक अभिक्रियाओं के एक चैप्टर पर स्टडी की थी और कल हम जो है विस्थापन अभिक्रिया में चल रहे थे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला वीडियो था शायद आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको ये वीडियो जो है पसंद आते रहेंगे और आपको लगभग सभी क्लासों के नोट्स ऑनलाइन क्लासें में अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि सामाजिक का अभी मैंने किया है अपलोड और मैथ का भी है, संस्कृत का है, इंग्लिश का है। मैं प्रयास कर रहा हूं आगे क्लासें प्रारंभ करने का। तो अपन कल चल रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, किसी को विस्थापित कर देना। और विस्थापित करेगा कौन? जो अधिक क्रियाशील होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्व का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है, वहां से उसको हटा देता है, उसकी जगह खुद बैठ जाता है। जैसा कि अपन ने देखा था Zn जो है उसने Cu का क्या कर दिया था? विस्थापन। यहाँ पे CuSO4 था, Zn ने Cu का विस्थापन कर दिया, Cu को साइड में कर दिया और Cu की जगह Zn खुद बैठ गया, ZnSO4 प्लस Cu बन गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? यहां पर इसलिए मैंने एक आपके सामने सारणी बनाई है तत्वों की। कुछ जो मुख्य तत्व है जिनकी सक्रियता सारणी आपके सामने श्रेणी लिखी हुई है। इसमें पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी। ये जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे सक्रियता श्रेणी घटती जाएगी, मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अर्थात ऊपर वाले अधिक क्रियाशील तत्व हैं और नीचे वाले क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। अर्थात ये ऊपर वाले तत्व जो हैं इन नीचे वाले सभी तत्वों का क्या कर सकते हैं? विस्थापन कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे वाले तत्व जो हैं, कम क्रियाशील तत्व जो है वो इन ऊपर वाले तत्वों का विस्थापन नहीं कर सकते। अगर यहां पर होता ZnSO4 प्लस Cu की जगह Zn होता, अगर ये होता ZnSO4 प्लस Cu तो ये Cu कभी भी Zn का विस्थापन नहीं कर सकता। ये रासायनिक अभिक्रिया होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये Cu जो कॉपर जो है वो जिंक से क्या है? कम क्रियाशील तत्व। अपन देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर जो है अपना, यहाँ ये रहा, ये कॉपर और ये जिंक। अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जिंक जो है ये कॉपर का विस्थापन कर सकता है, लेकिन कॉपर इस जिंक का, इस आयरन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, इनका विस्थापन नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाले सभी तत्व, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपने जिंक लिया, यहाँ पे आप आयरन भी ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं। Fe क्या कर सकता है? इस कॉपर का विस्थापन FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। मतलब यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व होगा तभी वो कम क्रियाशील तत्व का क्या कर पाएगा? विस्थापन कर पाएगा। जैसे AB प्लस C, इस C ने क्या कर दिया? इस A का विस्थापन कर दिया, A की जगह खुद बैठ गया, तो क्या बन गया? Cb प्लस A। इसी प्रकार CuSO4 प्लस Zn या CuSO4 प्लस Fe, तो क्या बन जाएगा? Fe होगा तो FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा और जिंक होगा, Zn होगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। फिर अपन बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। यहाँ पे अपन ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे इसमें द्वि लग गया। द्वि का मतलब दो बार विस्थापन, और दो बार का मतलब अभिकारक जो होंगे उनमें परमाणु या परमाणुओं के समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। इसने किसी दूसरे तत्व का विस्थापन किया और उसका जो तत्व होगा वो किसी दूसरे तत्व का विस्थापन कर देगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है? दो बार विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो बार विस्थापन, जिसको द्विविस्थापन। अर्थात परमाणु या परमाणु का कोई भी समय अभिकारक है, उन अभिकारकों के अंदर परमाणु होंगे या परमाणुओं का समूह मान लो, वो अभिकारक या वो परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। इसने उसका विस्थापन किया और उसने इसका विस्थापन किया, तो दो बार विस्थापन हो गया, इसलिए इसको कह दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कह दिया? द्विविस्थापन। यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ अभिकारक दिए हैं दो। अब इस अभिकारक में देखो Cu तो कर देता है, C तो कर देता है B का विस्थापन और A कर देता है D का विस्थापन। यहाँ पे अपन ने अभिक्रिया ली है एक CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या लिया? कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या लिया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया?
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो Na है उसको तो विस्थापन कौन कर देगा, SO4 कर देगा, और OH जो है वो किसका विस्थापन कर देगा, Cu का। तो क्या बन जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस, अर्थात कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। देखो पहले कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर को हटा करके सोडियम यहां आ गया, तो सोडियम सल्फेट बन गया, और ये जो कॉपर है वो सोडियम की जगह चला गया। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार एक दूसरा अन्य उदाहरण लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं AgNO3 प्लस KCl। AgNO3 प्लस KCl, ये है अपना सिल्वर नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इस पोटेशियम क्लोराइड का ये जो K है वो तो NO3, और Ag जो है वो किसका, Cl का। इनका विस्थापन होने से एक दूसरे का विस्थापन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, AgCl। देखो पहले KCl था, अब Ag K की जगह आ गया। Ag किसकी जगह आ गया, K की जगह। तो सिल्वर तो आ गया पोटेशियम की जगह, तो क्या बन गया, AgCl, और पोटेशियम आ गया Ag की जगह, तो क्या बन गया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। पहले तो था सिल्वर नाइट्रेट का तो क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट, और जो पोटेशियम क्लोराइड था उसका क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, AgCl बन गया। ये हो गई अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और विशेषतः ये ध्यान रखना आप, इनमें अधिक क्रियाशील तत्व जो हैं वो नीचे जैसे जैसे ये सक्रियता श्रेणी जो है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है। ऊपर वाले तत्व इन नीचे वाले तत्वों का क्या कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम ये सोडियम का विस्थापन कर सकता है, सोडियम कैल्शियम का कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का कर सकता है, मैग्नीशियम जिंक का कर सकता है, जिंक Fe का कर सकता है, लेकिन Fe जिंक का नहीं कर सकता, सोडियम मैग्नीशियम का नहीं कर सकता, और मैग्नीशियम कैल्शियम का नहीं कर सकता। ये सक्रियता श्रेणी हमें बताएगी कि कौन सा तत्व या कौन सा परमाणु किस तत्व का या किस परमाणु का विस्थापन कर सकता है। कंडीशन यहां ध्यान रखें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें से अगर एक तत्व ने ही किसी का विस्थापन कर दिया, भाई इनमें से एक तो होगा ही होगा अधिक क्रियाशील, एक ने ही इन दोनों में से या इन दोनों में से एक ने भी किसी का विस्थापन कर दिया, तो दूसरा अपने आप ही उसकी जगह ले लेता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपने रासायनिक अभिक्रिया रहेगी मंद व तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। मंद और तीव्र, आप मेरे हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि परिभाषा क्या होगी इनकी। मंद का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलने वाली, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे चलती है, और जो धीरे धीरे चलेगी उसको धीरे धीरे चलने में आपको पता है पूर्ण होने में समय ज्यादा लगेगा। जो चीज धीरे धीरे चल रही है उसको समय ज्यादा लगेगा, निश्चित सी बात है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले अपन बात कर लेते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे चलती है, अर्थात उनको पूर्ण होने में समय क्या लगेगा, बहुत अधिक लगेगा, वो अभिक्रियाएं क्या होगी, मंद अभिक्रियाएं। जैसे अपन बात करते हैं लोहे पर जंग लगने की। अपने घर पे जो लोहा होता है उस लोहे पे जंग लगने में बहुत सारा समय लगता है। ये तो है नहीं कि आज उस पर पानी गिरा, वायु के संपर्क में आया, आज उसके जंग लग जाएगी, नहीं लगती। उसको जंग लगने में बहुत सारा समय लगता है, काफी समय लग जाता है लोहे पर जंग लगने में लगता है। उसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया जैसे KClO3, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो, उसका जब अपन अपघटन करवाते हैं, और कौन सा अपघटन है, ऊपर डेल का चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या हुआ, गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो ये कौन सा अपघटन हो गया, उसमें अपघटन। तो पोटेशियम क्लोराइड का जब उसमें अपघटन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। ये अभिक्रिया होने में बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे चलती है ये रासायनिक अभिक्रियाएं, इसलिए अभिक्रिया कौन सी हो गई, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो इसका अन्य उदाहरण मैं आपको और बता दूं, एक आयरन होता है अपना Fe लोहा, उसके साथ में अपन अभिक्रिया किसकी करवा देते हैं, एक तो जल की आवश्यकता होती है और एक होती है ऑक्सीजन की। तो क्या बन जाएगा, Fe2O3.H2O। यहां पर जल के अक्ष अणु, क्रिस्टलन जल के अक्ष अणु होते हैं किसमें, जंग के अंदर। ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.H2O। तो ये अभिक्रिया भी क्या है, मंद अभिक्रिया, धीरे धीरे चलने वाली है। Fe आयरन है, लोहा है, इस लोहे पे अपन पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, साथ में ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया से क्या बन जाएगा, जंग। ये अभिक्रिया भी क्या है, मंद, अर्थात धीरे धीरे चलने वाली। इनको अपन जैसे बात करते हैं, या तो महीना लग जाता है, सप्ताह लग जाता है, साल भर लग जाते हैं, है ना, बहुत लंबा समय लगता है इनको पूर्ण होने में, इसलिए ये मंद अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी तीव्र अभिक्रिया, अर्थात तेज गति से होने वाली। तीव्र का मतलब तेज,
तेज गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया आपको पता तेजी से चल रही है तो पूर्ण भी जल्दी हो जाएगी, अर्थात इनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, इनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपके सामने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से, किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बनेगा? AgCl और साथ में क्या बनेगा? HNO3। इसी प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl लवण और जल। आपने 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसमें अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ये NaCl अम्ल है जो अपने आमाशय में भी होता है और ये Na सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इनसे लवण बन गया NaCl। अपना जो घर पे खाने का नमक होता है, सामान्य नमक है, साधारण नमक, उसका सूत्र NaCl और साथ में क्या बनते हैं? जल बनते हैं। तो यहाँ पर जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी वो क्या होती है? तीव्र गति से होती है। उनको मिलाते ही क्या हो जाएगा? अपन को उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप सबको पता होगा किसी की एसिडिटी होती है ना, तो अपन इनो लेते हैं और इनो पे लिखा हुआ होता है 6 सेकंड के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसे अपने इनो लिया 6 सेकंड में अपने पेट में क्या हो जाता है? अम्लता दूर हो जाती है, अति अम्लता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। क्या कारण है? जैसे ही पेट में आमाशय में HCl जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, मध्यम अम्लीय अधिक हो जाता है, तो अपन क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा क्षारीय विलयन या क्षार ले लेते हैं तो वो अम्ल क्या हो जाएगा? उदासीन। अर्थात ये बहुत ही कम समय में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जो बहुत कम समय में अर्थात तेज गति से होती है वो तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। किसी भी अम्ल और क्षार को मिला दो आप, कोई सी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हो जिनमें कम समय लगता हो, वो अभिक्रियाएं क्या होगी? तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद में अपन बात करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। यहां पर ध्यान देना, मैंने आपको कल वीडियो के प्रारंभ में जब अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बता रहे थे तो मैंने कहा था कुछ रासायनिक परिवर्तन या कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी ऐसी होगी जो अपवाद के रूप में, जिनमें भौतिक परिवर्तन की तरह गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनसे अभिकारकों से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक भी बनाया जा सकता है। वो अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों में क्या पढ़ा था? ये स्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, एक बार नया पदार्थ बन गया उससे वापस पुनः मूल पदार्थ या प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है अपवाद के रूप में जिनसे अभिकारकों से उत्पाद बनता है और कुछ समय बाद में अभिकारकों से उत्पाद से पुनः क्या बनने लग जाते हैं? अभिकारक बनने लग जाते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय, अर्थात दोनों दिशाओं में चलने वाली, अभिकारकों से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से पुनः अभिकारकों की तरफ। और ये मैंने आपको चिन्ह बताया था, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दोनों तरफ अर्ध तीर का निशान लगाया जाता है। यहां पर अग्र अभिक्रिया, दो अभिक्रिया हो रही है, एक तो अग्र और एक होगी प्रतीक। अग्र और प्रतीक रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दो अभिक्रिया होती है, एक तो अभिकारकों से उत्पाद की तरफ और एक उत्पाद से अभिकारक की तरफ। जैसे अपन बात करते हैं A प्लस बी का, A प्लस बी से क्या बन रहा है? C प्लस डी बन रहा है और कुछ समय बाद में इनकी निश्चित सांद्रता, इनकी निश्चित मात्रा, क्वांटिटी बनने के बाद में ये C प्लस डी जो है वापस क्या बनने लग जाते हैं? A प्लस बी बनाने लग जाते हैं। तो इनमें एक बार तो A प्लस बी से C प्लस डी बनेगा और कुछ देर बाद में नेक्स्ट कंडीशन में C प्लस डी से वापस क्या बनेगा? A प्लस डी। ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया, कौन सी? अग्र। और ये हो गई वापस प्रतीक। प्रतीक का मतलब प्रारंभिक पदार्थ की तरफ, उत्पाद से अभिकारकों की तरफ। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ये चलती रहती है, क्योंकि इनमें अभिकारकों की मात्रा कभी शून्य नहीं होगी। अभिकारकों की मात्रा शून्य कैसे नहीं होगी? अभी इस अग्र अभिक्रिया में आप देख रहे हैं ये दोनों अभिकारक है A प्लस बी है। इन A प्लस बी ने C प्लस डी उत्पाद बनाया, लेकिन कुछ समय बाद में ये C प्लस डी खुद क्या बन जाते हैं? अभिकारक। ये C प्लस डी अभिकारकों में आ गए और इनसे क्या बन गया? वापस A प्लस बी उत्पाद बन गया। अर्थात इनमें कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है और ये हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली अभिक्रियाएं होती है, ये कभी पूर्ण नहीं होती है। विशेष ध्यान रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें अभिकारक कभी शून्य नहीं होते और जब तक अभिकारक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी।
दूसरी बात, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब बदलते रहते हैं, अभिकारकों से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, N2+3H2, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाने पर 2NH3 बनता है। क्या बनता है? 2NH3, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? अपने NH3 अमोनिया प्राप्त होता है। ये दोनों दिशाओं में चलती है। एक बार तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 अमोनिया बनेगा, दूसरी कंडीशन में निश्चित मात्रा में बनने के बाद में ये अमोनिया जो है वापस N2+H2 में टूट जाता है। यहां ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के अंदर अब संयोजन और अपघटन, वियोजन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। और ये नहीं हो रही भाई, N2+H2 ये तो संयोग हो रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया होगी। और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में बनने क्या पड़ता है? एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक में बढ़ जाता है। तो दूसरी कंडीशन में NH3 जो है वो किस में टूट रहा है? वापस N2+H2 में। ये तो होगी N2+H2 और एरो NH3, ये तो अग्र, और NH3 एरो N2+H2 ये क्या होगी? प्रतीप अभिक्रिया। अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रिया होती है। विशेष ध्यान रखना, कभी पूर्ण नहीं होती है, अस्थायी होते हैं और दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया होती है। फिर है अपने अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब जो उत्क्रमणीय नहीं है, दोनों दिशाओं में नहीं चलती, और जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती इसका मतलब एक दिशा में चलेगी। स्थायी होती है, जो कि लगभग रासायनिक अभिक्रियाओं का मुख्य गुण होता है। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं का जो मुख्य गुण होता है स्थायी। स्थायी का मतलब एक बार जो पदार्थ बन गया उससे वापस वो पहले वाला पदार्थ नहीं बनेगा। अर्थात जैसे CH4 है, O2 है, इन दोनों की अभिक्रिया अगर अपन करवाते हैं तो क्या बनेगा? CO2+H2, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है। इसी प्रकार मैं आपको इसका अन्य उदाहरण देता हूं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये मैंने बार बार ये उदाहरण दिया है, इसका आप विशेष ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन का। कोयले का दहन यहाँ पे हो रहा है, कोयले में कार्बन है, उस कार्बन को जैसे अपन जलाएंगे अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपन वापस कार्बन, कोयला और ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इस कार्बन डाइऑक्साइड से अपन कोयला वापस प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये एक ही दिशा में चलती है और इनमें अभिकारकों की मात्रा शून्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्या बनता रहेगा? CO2। एक समय ऐसा आएगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत नगण्य, और लास्ट में जाकर के कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये इसका अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हो, C+O2 एरो CO2। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट अपने रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन, देखो अभी तक अपने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी है, सभी अभिक्रियाओं के अंदर उनके नाम से ही अपन को उनके अंदर क्या हो रहा है सभी पता चल रहा था। जैसे सबसे पहले अपने संयोजन थी, संयोजन का मतलब जुड़ रहे थे। वियोजन या अपघटन थी, उसका टूट रहे थे, है ना। मंद एवं तीव्र है, धीरे चलने वाली, तेज चलने वाली, है ना। वो विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन करने वाली, द्विविस्थापन का मतलब दो बार विस्थापन करने वाली। अब अपने आइए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवाना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवाना, और अपचयन, अब ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन से क्रिया करवाना ऑक्सीकरण है, इसका मतलब अपचयन में ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करवानी है, या तो ऑक्सीजन को निकालना है या उसको हाइड्रोजन जोड़ना है। उनके नाम से देखो, मैं आपको किताब के अंदर तो आपको अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं साथ में कंपैरिजन में इनको पढ़ाऊंगा, ऑक्सीकरण और अपचयन को, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। उपचयन और अपचयन में फर्क का ध्यान रखना। उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण करवाना, अर्थात किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, पांच ही परिभाषाएं, केवल यहीं पर ध्यान रखना है अपन को। सबसे पहले ऑक्सीजन का संयोग जहां होता है वो क्या होगी? ऑक्सीकरण। और आप सबको ध्यान होगा कि ऑक्सीजन का संयोग अगर ऑक्सीकरण है तो अपचयन में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। भाई एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो दूसरी में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन, क्योंकि ये विपरीत अभिक्रियाएं दोनों क्या है? विपरीत, एक दूसरे की पूरक है। यहाँ ऑक्सीजन का संयोग, जैसे अपन बात करते हैं मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का जुड़ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन ने पढ़ा था धात्वें जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये सल्फर भी क्या है? अधातु। ये अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है? सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। क्या बना रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जिनमें
ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है सल्फर में, यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो जुड़ रहा है ना, पहले सल्फर मैग्नीशियम यहाँ अकेला था, अब मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन है, सल्फर अकेला था, सल्फर के साथ में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था उससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। फिर बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, KClO3, जो अभिक्रिया अपन ने पहले पढ़ी हुई थी अभी। तो इसका जब अपन क्या करेंगे अपघटन, तो KCl+O2, इससे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। देखो KClO3, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर, और हाइड्रोजन के जुड़ने तथा निकलने के आधार पर। अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी ऑक्सीकरण में। भाई ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो निकलेगी क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही थी तो जुड़ेगी क्या, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है उसमें हाइड्रोजन निकलेगी, और जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है उसमें हाइड्रोजन क्या होगी, जुड़ेगी। ऑक्सीकरण का मतलब, केवल आपको एक परिभाषा याद रखनी है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का संयोग होना, बाकी सारी परिभाषाएं इन पे डिपेंड हो जाएगी। ऑक्सीजन का संयोजन होना, ऑक्सीजन का क्या होना, निष्कासन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, मतलब निष्कासन किसका होगा, हाइड्रोजन का। यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो निष्कासन होता हो तथा हाइड्रोजन का क्या होता हो, संयोग होता हो, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन के आधार पर देख लो H2S है, उसको अपन H2S गैस है, उसको अगर अपन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बढ़ जाता है, H2O, जल और सल्फर अलग हो जाता है। यहां पर देखो ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, लेकिन सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन था, यहां सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसमें हाइड्रोजन था सल्फर के साथ में, देखो H2S, लेकिन यहां पर जो है वो S के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब H2S में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन। फिर अपन बात करते हैं C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल, या जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। जो शराब होती है उसमें नशे का कारण यही होता है, एथिल एल्कोहल। तो C2H5OH ये एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है। जब अपन इसका अपघटन करवाते हैं, जब इसका अपघटन करवाते हैं तो एथेनेल बनता है, क्या बनता है, एथेनेल। और ये क्या था, एथेनॉल था, क्या था, एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनेल बन गया, और साथ में हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन। अपन ये पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन। इधर बात करते हैं पर हाइड्रोजन के संयोजन की, हाइड्रोजन के संयोग की। ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड है बीच में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना यहाँ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ पे पहले देखो CH2 चार हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ देखो CH3 छह हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है। अर्थात जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। चलो अपन बात करते हैं क्लोरीन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्लोरीन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये क्लोरीन है अपना, ये हाइड्रोजन है, इसके संयोग से क्या बन गया, HCl बन गया। क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर अपन बात करते हैं धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर, अर्थात धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं या निकल रहे हैं उसके आधार पर ऑक्सीकरण क्या होगा और अपचयन क्या होगा। यहां सबसे पहले बात करेंगे धन विद्युतीय तत्व में, ऑक्सीकरण में धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। अब इसका देखो ट्रिक, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और हाइड्रोजन खुद क्या है आपको पता होगा, हाइड्रोजन धात्विक पदार्थ, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो धातु अधातु दोनों में आता है। ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन क्या है अपने, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, संयोग होगा। मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था तो ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, संयोग होगा, और धन विद्युतीय तत्व का क्या हो जाएगा, निष्कासन। जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है उसमें धन विद्युतीय तत्व क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जिसमें धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था उसमें ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देखो
यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन करना है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड में अपन अगर क्लोरीन जोड़ते हैं तो KCl और आयोडीन अलग अलग हो जाते हैं। इसमें धन विद्युतीय तत्व जो है वो क्या हो जाता है, देखो पोटेशियम आयोडाइड जो था उसमें से पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन धन विद्युतीय तत्व क्या हो गया, निष्कासित हो गया। फिर अपन बात करते हैं H2S में क्लोरीन जोड़ने की। H2S में क्या जोड़ने की, क्लोरीन। जैसे ही H2S में क्लोरीन जोड़ते हैं तो HCl प्लस सल्फर बनता है, हाइड्रोक्लोराइड और सल्फर बनता है। इधर बात करते हैं धन विद्युतीय तत्व के संयोग की, धन विद्युतीय तत्व के संयोग की। यहाँ पर Mg जो है वो धन विद्युतीय तत्व है, मैग्नीशियम धातु है, धात्विक पदार्थ धन विद्युतीय होते हैं। इनमें क्या हो जाता है, क्लोरीन में इनका संयोग, क्लोरीन में क्या हो जाता है इनका संयोग, तो MgCl। पहले क्लोरीन क्या था, अकेला था, इसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या हो गया, संयोग Mg का, तो Mg के जुड़ने से क्या बन गया, MgCl2 बन गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर। देखो यहाँ पर ये और ये दोनों समीकरण आपको समान लग रहे होंगे, दोनों Mg प्लस Cl, Cl प्लस Mg एक ही बात है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अपन मैग्नीशियम में क्लोरीन डाल रहे हैं, क्लोरीन मिला रहे हैं, और यहाँ पर क्लोरीन में क्या मिला है, मैग्नीशियम। बात एक ही है, लेकिन ध्यान देना मैग्नीशियम जो है वो धातु है और क्लोरीन ये ऋण विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय, और ये क्या है, धन विद्युतीय। अभी अपन Mg में ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ रहे हैं, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन मतलब क्लोरीन जोड़ रहे हैं। यहाँ पर अपन ने क्या किया था, धन विद्युतीय तत्व को जोड़ा था, Mg को जोड़ा था क्लोरीन में। किसको जोड़ा था, Mg को क्लोरीन में। यहाँ पर अपन ने Mg के अंदर क्लोरीन जोड़ा है, तो बनेगा दोनों में एक ही, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीकरण, ये क्या है, अपचयन। फिर है इलेक्ट्रॉन के संयोजन व वियोजन के आधार पर सबसे मोस्ट, ऑक्सीकरण और अपचयन का सबसे मोस्ट है इलेक्ट्रॉन के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषाएं। देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, निष्कासन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। और अपचयन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संयोग हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो अपचयन है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीकरण। जैसे अपन बात करते हैं सोडियम का उदासीन परमाणु, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। जैसे ही अपन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और आप सबको पता है उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो वृद्धि किसकी हुई, प्रोटॉन की। तो यहाँ पर सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज बढ़ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, एक चार्ज बढ़ गया। दूसरी बात, यहाँ पे Fe+2 मतलब दो प्रोटॉन पहले से है इसके पास में, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये उदासीन परमाणु नहीं है, इस पर चार्ज है, ध्यान देना, +2 लिखा हुआ है ना। तो ये +2 जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं। पहले दो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी भाई, 2 पॉजिटिव है इसका मतलब 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है भाई। जिसमें 2 प्रोटॉन अधिक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सीधी सी बात है। तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दिया, बाहर निकाल दिया, प्लस लगा करके उत्पाद में इलेक्ट्रॉन को एक बाहर निकाल दिया। तो पहले से 2 प्रोटॉन थे, अब कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु है, 2Cl लिखा हुआ, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। क्लोरीन के 2 अणु है 2Cl, इनमें प्रत्येक के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, ऋण आवेश है इस पर। तो इसमें अगर अपन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल देते हैं। प्रत्येक क्लोरीन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2। दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो उदासीन हो गया। पहले इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, तो कैसा हो गया, उदासीन हो गया। अर्थात तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो निष्कासन क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो उदासीन परमाणु है उस पर तो धनावेश बढ़ेगा। उदासीन परमाणु था, धनावेश में वृद्धि हुई। उदासीन परमाणु तो क्या बनाएगा, धनायन, और जो धनायन है उसके धनायन में क्या होगी, वृद्धि, +2 से +3 हो गया। उदासीन था उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब प्लस वाला बढ़ेगा।
उदासीन था उस पर प्लस आ गया, जो पहले से प्लस था उसका प्लस बढ़ गया, जो माइनस था वो क्या हो गया, उदासीन। अर्थात ऋणावेश जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उदासीन। माइनस आवेश में तो क्या आती है, कमी, और प्लस आवेश में क्या होती है, वृद्धि। कब, जब ऑक्सीकरण हो रहा हो। इसका उल्टा अपन पढ़ते हैं अपचयन में। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का संयोग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का संयोग होता हो क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर क्लोरीन Cl है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, संयोग करना था। और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का मतलब है उस पर ऋणावेश में वृद्धि होना। भाई इलेक्ट्रॉन पर खुद पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। देखो सभी जगह मैंने इलेक्ट्रॉन पर माइनस 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 लगा रखा है, यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन पर मैंने माइनस लगा रखा है। इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है, ऋणावेश है। तो ये उदासीन परमाणु है, इस पर ना प्लस है ना माइनस है, उदासीन है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, एक ऋणावेश आ गया। अब इसके पास में 2 प्रोटॉन है मैग्नीशियम के पास में, ध्यान दो, मैग्नीशियम +2, ये धनायन है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के धनायन में अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, उदासीन हो गया। इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा मैग्नीशियम के पास में, क्योंकि 2 प्रोटॉन थे, 2 ही कितने थे, इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, उदासीन। इसी प्रकार अपन बात करते हैं MnO4 में। MnO4 में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने और जोड़ दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, माइनस चार्ज है इस पर, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, माइनस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ध्यान देना, उदासीन परमाणु में तो क्या हो रहा है, ऋणावेश की वृद्धि हो रही है। ये उदासीन परमाणु था, क्लोरीन उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ऋणावेश बन गया। उदासीन तो क्या बनाता है, ऋणायन। और जो धनायन होता है उसके धनायन में क्या होती है, कमी आती है। यहाँ +2 था, यहाँ पर 1 भी नहीं है, प्लस धनायन में क्या आ गई, कमी। यहाँ पर देखो ऋणायन, जो ऋणायन 1 था उसने कितने ऋणायन बना लिए, 2। मतलब ऋणायन में तो क्या होती है, वृद्धि। कब, अपचयन में। यहाँ ध्यान देना, ऋणायन में यहाँ पर कमी आ रही थी, यहाँ पे ऋणायन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उदासीन परमाणु धनायन बना रहा था, यहाँ उदासीन परमाणु क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। यहाँ धनायन जो है उसमें वृद्धि हो रही थी, Fe+2 था, Fe+3 हो गया। ये धनायन है, इसमें क्या आ गई, कमी आ गई। धनायन में Mg+2 था, Mg बन गया। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वो तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है वो कौन सी हो जाएगी, अपचयन। इन सभी की एक परिभाषा मोस्टली आप सभी लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का संयोग होता हो, अपचयन। दूसरी परिभाषा इसकी ये लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्व का निष्कासन तथा ऋण विद्युत तत्व का संयोग होता हो, ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्व का संयोग तथा ऋण विद्युत तत्व का क्या होता हो, निष्कासन, अपचयन हो जाएगा। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का संयोजन क्या हो जाएगा, अपचयन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक ऑक्सीकरण अपचयन की छोटी सी एक और बच गई है टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को साथ में, और वो हो जाएगी रेडॉक्स, या जिसको अपोक्सिया अभिक्रिया कहते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, ध्यान दो, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है, इन अभिक्रियाओं के अंदर अपन एक छोटा सा टॉपिक और है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलती है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ चलती हो। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है, वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स, या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अपोपचय। अपोपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अपोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन। जैसे मान लो कोई एक पदार्थ है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक अभिकारक था जिसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीकरण पढ़ा था अपन ने। अब एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो एक पदार्थ का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ का क्या हो गया, अपचयन, जिसमें एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तथा दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इस पार्ट का ये मोस्ट भी पॉइंट है, ये टॉपिक मोस्ट टॉपिक भी है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ध्यान देना आप, ये रासायनिक अभिक्रिया एक Zn
प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें ध्यान देना Zn जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है ZnSO4 में, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण ZnSO4 में, तथा CuSO4 का अपचयन किसमें हो रहा है Cu में, क्या हो रहा है अपचयन किसका CuSO4 का। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपके सामने Fe2O3, इसमें ध्यान देना Fe2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन का क्या हो गया निष्कासन, यहाँ पे Fe2 के साथ में ऑक्सीजन भी है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, केवल Fe अकेला ही है, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन क्या होगी बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है, पढ़ा था अपन ने। दूसरी बात देखो CO, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखो CO से CO2 बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन था इसमें दो ऑक्सीजन हो रहे हैं, CO का CO2 बन रहा है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, देखो Fe से ऑक्सीजन अलग हो गया अपचयन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO में क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 बन रहा है, अर्थात क्या हो गया ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। साथ में ध्यान देना अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक क्या होते हैं, देखो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अभी मैंने बताया एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा पदार्थ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक का तो क्या होगा ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या हो जाएगा अपचयन। तो जिस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन त्यागा उसने क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान दे दिया, उसने ग्रहण कर लिया दूसरे वाले ने। तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसका खुद का तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है ऑक्सीकरण। इसने खुद ने अपना इलेक्ट्रॉन देख करके दूसरे को ग्रहण करवा दिया, और दूसरे पदार्थ को क्या करवा दिया इसने अपचयित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ रहा है दूसरे पदार्थ में। देखो यहां ध्यान देना, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और CO में जुड़ रहा है, Fe में से क्या हो रहा है ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और CO में क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो यहां से ऑक्सीजन निकला, इसने अपना ऑक्सीजन देकर के किसको ग्रहण करवा दिया CO को ग्रहण करवा दिया, अपना ऑक्सीजन इसने किसको दे दिया CO को दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दिया। तो इसका खुद का तो क्या हुआ ऑक्सीजन का निकलना, खुद का तो अपचयन हुआ, लेकिन इसने दूसरे का क्या करवा दिया ऑक्सीकरण करवा दिया, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दान में दे दिया, उसको दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, देखो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक जो होंगे वो क्या होंगे अपचायक होंगे, और ऑक्सीकारक क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं वो दूसरे से लेंगे, तो जिससे उन्होंने लिया उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उसका क्या करवा दिया उन्होंने ऑक्सीकरण करवा दिया। इनका खुद का तो अपचयन हो रहा, खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं लेकिन दूसरे पदार्थ से लेंगे, इन्होंने खुद ने इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे मान लो A प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, किसने इलेक्ट्रॉन ये B से लिया, मान लो B के पास में क्या था इलेक्ट्रॉन। अब इस A ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ गया A के पास में, और B क्या हो गया बिना इलेक्ट्रॉन के, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे A ने क्या किया इस B से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका खुद का तो क्या हो गया अपचयन, लेकिन इसने B का क्या कर दिया ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे पदार्थ को क्या कर दिया ऑक्सीकृत कर दिया। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो B में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, तो B का क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकृत कर देते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं ऑक्सीकारक, और जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं अपचायक। अपचायक कौन होंगे अपचयन करने वाले, दूसरे पदार्थ को अपचयित करने वाले। ऑक्सीकारक कौन होंगे जो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक अपचायक होंगे और इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक क्या होंगे ऑक्सीकारक होंगे। आज बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और हम आगे भी आपको बहुत सारी क्लासें जो है वो अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।